जय हिंद दोस्तों, सभी को रामनवमी नहीं है। आज आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को, यानी कि जो हमारे राम लल्ला की जो प्रमाण प्रतिष्ठा उनकी की गई है, कहाँ पे? अयोध्या शहर के अंदर। तो सभी को राम राम, यानी कि जय सिया राम, वंदे मातरम। सभी का ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज की जो अपनी जीके क्लास आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी के साथ साथ आर्मी, रेलवे, ये जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें जीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी सेशन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यानी कि राम मंदिर से रिलेटेड मैंने एक 30 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हो, वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगी। 17 मिनट के क्वेश्चन की है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया देखिए, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि मिट्टी से जो ईंट बनाने की प्रक्रिया है ये आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? यानी कि जो आर्थिक गतिविधियों के हम तीन क्षेत्र पढ़ते हैं। कितने क्षेत्र पढ़ते हैं? तीन क्षेत्र। एक का नाम आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे का नाम आता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरे का नाम आता है तृतीयक क्षेत्र। अगर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कृषि का पालन करना, खेती करना, आपके पशुपालन करना, मछली पकड़ना, आपके खनिज जो आपके सारे आते हैं किस में आते हैं? प्रथम क्षेत्र में। लेकिन जिन चीजों से वो उसका क्या करता है? विनिर्माण करता है, उसके अंदर दोबारा से क्या करता है? सुधार करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, एक नई वस्तु बनाता है, वो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। यानी कि मिट्टी से जो ईंट बनाने की जो आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है ये आपका दूसरा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? द्वितीय। यानी कि कौन सा क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा भैया? आपके ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट रहेगा। एक बात बताइए, आपके पशुपालन किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और कृषि करना प्राथमिक में। और आपके खनन भी आपसे पूछ ले तो, और मछली पालन। लेकिन व्यापार क्षेत्र आपसे पूछ ले, व्यापार हो गई, सेवा हो गई, ये तृतीय क्षेत्र में आती है, आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? अगर बात की जाए यहाँ पे क्या दिया गया है? जीएसटी की बात कर रहा है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहा है। यानी कि किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? तो याद रखना ये 1954 में लागू किया गया था। और ये कहाँ पे लागू किया जाता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? फ्रांस में बन जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी को लागू करने वाला यानी कि भारत किस वर्ष बना, तो यानी कि भारत में जो जीएसटी कर लागू हुआ वो ध्यान देना 1 जुलाई 2017 को। और भारत की जो जीएसटी है दोस्तों, ये याद रखना, इस जीएसटी का मॉडल पूछ लेता है। हमारी जीएसटी का जो प्रारूप है ये किस देश से लिया गया? प्रारूप तो याद रखना कहां से लिया गया? कनाडा से। भारतीय जीएसटी किस देश की जीएसटी की तुलना करती है? तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। लेकिन इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या होगा? सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस में। और आपसे मैं पूछ लूं कि भारत में जीएसटी स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे क्या दिया गया? निम्नलिखित करों में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी कि प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन में दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में बोलेंगे इसको वस्तु एवं सेवा कर, फिर उसके बाद में इनकम टैक्स यानी कि आय कर, फिर मैक्सिमम ये आपके अल्टरनेट टैक्स यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स हो गया आपके, और फिर उसके बाद में निगम टैक्स। तो इनमें से कौन सा टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर नहीं है? याद रखना जो दोस्तों लेटेस्ट में आप क्या पढ़ते हो? जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं आपके? अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, अप्रत्यक्ष हो। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपका जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन संख्या ए इसका राइट रहेगा। एक बात बताइए, जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? जीएसटी किस सन में? जीएसटी को अपनाने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? याद रखना जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य था असम। कौन था भैया? असम। दिसंबर 2016 में, जबकि 1 जुलाई 2017 में जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गई। ये पूरे भारत में फैल गई। इसलिए जीएसटी पूर्ण रूप से भारत में कब लागू होती है? 1 जुलाई 2017 के अंदर। जीएसटी को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम आता है विजय केलकर समिति। क्या आती है? विजय केलकर समिति। जीएसटी को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना था आपके फ्रांस। जबकि भारत के जीएसटी का जो मॉडल लिया गया कहां से लिया गया? कनाडा से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। विश्व ने भारत में नीली क्रांति का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है?
नीली क्रांति, देखो नीली क्रांति ऊपर ऑप्शन में दिए गए मुर्गी पालन, मुर्गी पालन अगर ऑप्शन में ना हो तो यहां मिलेगा कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन ना हो तो यहां पे मिलेगा आपको अंडा उत्पादन। तो अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन ये सभी आपके रजत क्रांति से, किससे भैया, ये रजत क्रांति से। वहीं पे मत्स्य पालन की बात कर रहा है यानी कि मछली पालन की बात कर रहा है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, नीली क्रांति। क्या हो जाएगा भैया, नीली क्रांति। अगर मछली का आप पालन कर रहे हो उसे बोला जाता है पीसी कल्चर। क्या बोला जाता है, पीसी कल्चर। कई बार ये प्रश्न आता है पीसी कल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर, तो आपको ध्यान देना किससे भैया, मछली का पालन करना। लेकिन एक प्रश्न आएगा एपी कल्चर, एपी कल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से। और एक प्रश्न आएगा सेरी कल्चर का संबंध किससे है, आपके रेशम कीट पालन। एक आता है वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर से क्या होता है, केंचुए पालकर उससे हम क्या तैयार करते हैं, उच्च पौष्टिक खाद को तैयार करते। एक आता है वीटी कल्चर, वीटी कल्चर से अंगूर की खेती की जाती है। लेकिन नीली क्रांति यानी कि किसी चीज में गिरावट उसको बढ़ाने के लिए क्या चलाई जा रही है, क्रांतियां चलाई जा रही है। नीली क्रांति अगर बात की जाए तो ये आपके मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है, मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि गुलाबी क्रांति का संबंध कौन सी मछली के पालन को किया जाता है, वेरी गुड, गुलाबी क्रांति का संबंध उड़ीसा में पाली जा रही आपके झींगा मछली का उत्पादन किससे है, गुलाबी क्रांति। एक क्रांति पूछेगा श्वेत क्रांति, जिसका जनक था वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन से यानी कि दुग्ध उत्पादन से। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला। अगर मैं बात करूं कि दूध में पाए जाने वाला एक तत्व है जिसका नाम है कैरोटीन, जिससे दूध का रंग क्या होता है, हल्का पीला। क्या होता है, हल्का पीला। अगले प्रश्न में देखिए भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है ये सन 1921 से लेकर आपके 1929 तक चलता है। यानी कि इसने यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है वो कब पूरा हुआ। लेकिन आर्मी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का भवन किस पहाड़ियों की श्रृंखला के ऊपर है, ये कई बार प्रश्न आता है, किस पहाड़ियों की श्रृंखला के ऊपर। श्रृंखला बोले तो अरावली, लेकिन किस पहाड़ियों के ऊपर है, तो यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम आता है रायसीना की पहाड़ियां। और दिल्ली का, और ये कहां पे पड़ता है, आपके दिल्ली में पड़ता है। इस राष्ट्रपति भवन के अंदर आपके मंजिल पूछ लिया जाते तो कितने मंजिला ये इमारत है, 4 मंजिला। लेकिन इसमें कमरों की संख्या पूछ जाती है तो कितने बताओगे आप, 340 कमरे। तो राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइनर था ये भी कई बार पूछा जाता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो वर्तमान की दिल्ली है उसका डिजाइनर भी कौन था, वही था जो राष्ट्रपति भवन का था, एडविन लुटियंस। कौन था, एडविन लुटियंस। और एडविन लुटियंस से हमारी पुरानी संसद भवन को बनाया था। लेकिन प्रश्न आ जाए नई संसद भवन का डिजाइनर कौन है या वास्तुकार कौन है, तो आपको बताना है विमल पटेल। कौन बताओगे भैया, विमल पटेल। लेकिन पुरानी संसद भवन का पूछे तो एडविन लुटियंस। और आपसे पूछ ले राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर भी कौन था, एडविन लुटियंस। लेकिन चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, नेकचंद। ये आर्मी का प्रश्न है ये, तो यहां का राइट उत्तर क्या करूंगा। अब एक बात बताइए, 1999 की कोई घटना घटा दो बढ़िया सी, जो बहुत बार अक्सर एग्जाम में एसएससी, हाँ 1949 में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान क्या हुआ था, पारित हुआ था। और इसी वर्ष 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं आरबीआई बैंक का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था आपके 1949 के अंदर। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, एसबीआई जो बैंक है, एसबीआई बैंक ये कब बना था, सॉरी एसबीआई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था आपके 1 जुलाई 1955 को। तो 1929 को क्या पूरा होता है आपके भैया, राष्ट्रपति भवन पूरा होता है। 1929 का एक कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज की मांग की थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की जाती है, 1929 में। और ये कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां पे आयोजित किया गया था, ये लाहौर में किया गया था। और इसी अधिवेशन के अंदर हमने भारतीयों ने रावी नदी के तट पे भारतीय तिरंगे को फहराया गया था, कब, 26 जनवरी 1930 को। और इसी कारण देश का पहला स्वतंत्रता जो दिवस बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाता है, 15 अगस्त को। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों में से
भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है दोस्तों। इनमें से कौन सा वह क्षेत्र है जिसमें भारत के पब्लिक यानी कि भारत की जनता, भारत के यानी कि व्यक्ति उसमें काम करते हैं? ऑप्शन में दिया गया खनन, दूसरे में दिया गया विनिर्माण, विनिर्माण हो सकता है कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग, कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया आपके, और उसके बाद में कृषि। याद रखना जब भारत आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था दोस्तों? 1947 में। कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। दीपक तुझे कह रहा हूं ईमानदारी से पढ़ दे, तेरी बहुत तू पीछे है, सबसे पीछे तू ही है। तो 1999 में जब भारत आजाद होता तो भारत की लगभग 75% आबादी किस में काम करती थी? कृषि में। लेकिन 2018 और 2023 के बीच में इसकी लगभग 50% जनसंख्या भारत में क्या करती है? काम करती है। यानी कि भारत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता है? तो आप बोलोगे कृषि। लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है सर, भारत में जो आपके राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक वर्ष में जो भी आपके जो मतलब कोई वस्तु को बेचा हो या प्राप्त किया, उसका जो क्या होता है मूल्य होता है, उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उस राष्ट्रीय आय में से कृषि के क्षेत्र से कितना % योगदान है? 55। अगर मान लो भारत में 100 रुपए है तो उसमें से 55 रुपए किस क्षेत्र से आ रहे हैं? कृषि क्षेत्र से आ रहे हैं। तो यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो क्या है? कृषि है। और कृषि अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? रीढ़ की हड्डी कहलाती है। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया? मैगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? वेरी गुड, आम का नाम है दोस्तों। और याद रखना आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा 1950 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1950 में। आम की भारत में 4000 से ऊपर इसकी क्या पाई जाती है? वैरायटी पाई जाती है। आम भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? आम का उत्पादन सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश बताना। क्या बताना है? आम। आम के ऊपर 2 फैक्ट बनते हैं। देखो, एक आम क्या है? कच्चा आम है। कैसा आम है? कच्चा। और एक आम है पक्का। कैसा आम है? पक्का। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया था कि पके आम में विटामिन कौन सा होता है, तब आपको बताना है विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए। कच्चे आम में विटामिन कौन सा होता है? सी होता है। ये कई बार अक्सर पूछा आता है, तो ये ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल का नाम पूछ रहा है। बिल्कुल छोटे प्रश्न है, लेकिन ये छोटे प्रश्न आप भूल जाते हो, जिसके कारण आप परीक्षा में पीछे रह जाते हो। तो याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलने वाला, या सीधा पूछ लेगा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर या फूल कौन सा है, तो याद रखना रेफलिया आपके एनरोडी। और छोटे की बात की जाती है तो आपको याद रखना है विल वोल्फियो, सॉरी एक मिनट, वोल्फिया। तो वोल्फिया नामक एक आपके क्या है? दुनिया का छोटा फूल है। छोटा पुष्प बोल दो या फूल बोल दो, ये पूछा आता है कई बार। तो ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा याद रखना आर्मी वाले विद्यार्थी को अगर जोड़ा हुआ था क्लास से। अगले प्रश्न में देखिए, ये अच्छा प्रश्न है भाई साहब, ये 100% एग्जाम में आता है। रेलवे एसएससी जीडी में तो बहुत बार आया ये। और ये सारे प्रश्न वह करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके, चाहे रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, चाहे आर्मी की हो। देखिए, मालगुडी डेज द्वारा लिखा गया पुस्तक, यानी कि डैश के द्वारा, कौन सा व्यक्ति यहाँ पे? इसकी कई पुस्तक आती है, याद रखना आपको, डार्कनेस, एक तो याद रखना डार्कनेस, एक याद रखना माई डेज, माई डेज, और एक याद रखना गाइड। क्या याद रखोगे? गाइड, गाइड। तो ये सभी की सभी जो पुस्तकें हैं, और एक आपके मालगुडी डेज, ये चारों पुस्तकें किसकी है? तो याद रखना आर के नारायण की, आर के नारायण की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। दीपक ज्यादा प्रश्न कहां पढ़ाता हूं? डेली के 20-30 प्रश्न पढ़ाता हूं, 20-30 तो याद रख। अगले प्रश्न में देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ग्रीन हाउस किसके कारण होता है, ये पूछा मैंने, किसके कारण हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट? किसी क्षेत्र या किसी खगोलीय पिंड का जो तापमान है, उस तापमान को अधिक उच्च बना देना। और वो किसमें योगदान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कई गैसों का योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इससे क्या होता है, सूर्य की जो सनरेज आती है, ये जिस ग्रह के वातावरण में पाया जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ये उस सूर्य की रेस को आने देगा, लेकिन जहां से टकरा के वापस आएगा उसको वापस मोड़ देगा, जिसके कारण वो क्षेत्र अत्यधिक क्या हो जाएगा? तप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ेगा। यानी कि तापमान में वृद्धि ही क्या कहलाता है? आपके ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो राइट उत्तर यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या
बी। लेकिन प्रश्न पूछता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान कौन सी गैस करती है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कई गैस योगदान करती है, जैसे एक सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करती है। एक याद रखना ओजोन भी करती है। कौन सी करती है, ओजोन भी करती है। एक याद रखना मीथेन भी करती है, CH4। और एक आपके नाइट्रोजन भी करती है। कौन सी करती है, नाइट्रोजन भी। अब एक प्रश्न बताइए मुझे, ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाधिक किस ग्रह पे देखने को मिलता है, मनीष बताएगा। वेरी गुड, अपने शुक्र पे। अपना है क्या यहाँ पे, मेरी बुआ रहती है क्या अपना, अपना तो पृथ्वी है। हाँ, अपने सौर मंडल का, यानी कि शुक्र सर्वाधिक कैसा ग्रह है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा वह ग्रह क्या होगा, यानी कि गर्म होगा, यानी कि वहां पे क्या होगा, तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो गर्म होगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है। अब एक बात सुनो अर्जन, भारत के पास क्या पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.0। और फिर भी अपना बुरा हाल है ना, कितनी गर्मी है। शुक्र के वातावरण में इसकी मात्रा पाई जाती है 90 से 95%। यानी कि ऐसे लगता है ये कोई एक तारा है, चमकता हुआ दिखाई देता है, सुबह देख लो चाहे शाम को देख लो। तो यहां तो जीवन हो भी नहीं सकता। अब बोलोगे गुरुजी, हमारे सूर्य के पास तो नंबर 1 ग्रह कौन सा है और उसके बाद में दूसरा कौन है। अब आप बोलोगे गुरुजी सबसे गर्म तो इसको होना चाहिए, बुध को, लेकिन गर्म शुक्र क्यों है। याद रखना, क्योंकि बुध के वातावरण में वायुमंडल नहीं पाया जाता, यहां पे कोई गैसीय तत्व नहीं पाए जाते। और मैंने क्या बोला था, गैसीय तत्व में कौन सा तत्व ज्यादा होना चाहिए, तो ये CO2 आपके बुध के वातावरण में है ही नहीं, कोई गैस ही नहीं है। हाँ, बुध को क्या बोलोगे, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर, तापांतर वाला ग्रह पूछ ले आपसे। तापांतर का मतलब समझे कि एक साइड तापमान ज्यादा मिलेगा तो दूसरी साइड भी आपके तापमान क्या मिलेगा, ज्यादा। यानी कि एक साइड तो इसके क्या है, बर्फ ही बर्फ है, माइनस में चला जाता है, और एक साइड आपके 470 डिग्री सेल्सियस, 470 डिग्री सेल्सियस। अपने क्या होता है गर्मियों में 46, 47, 48, अधिकतम कई क्षेत्रों में हम 50-51 को, जैसे चूरू, बीकानेर, इन क्षेत्रों में 50-51 डिग्री सेल्सियस हम तापमान देखते हैं। तो इतना बुरा हाल है। अब बुध के जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इस साइड इसके 470 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर। एक साइड से क्या होता है, पूरी तरीके से आग का गोला होता है। वहीं -270 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये बर्फ का हिमगोला होता है। बर्फ का क्या होता है, ये हिमगोला। तो यानी कि सर्वाधिक तापांतर, यानी कि तापमान में अंतर किस ग्रह पे ज्यादा है, तापांतर में अंतर, यानी कि एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा। हाँ, तापांतर में अंतर, लेकिन तापमान में वृद्धि किस ग्रह पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर अपना बी होगा। ज्यादा बातें पढ़ेंगे तो प्रश्न को भूल जाओगे आप। गुरुद्वारा, ये अच्छा प्रश्न है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में, पंजा साहिब बताते हैं कि अहमद हसन नामक करके एक पाकिस्तान की जगह पड़ती है, और वहीं पे सिखों के पहले गुरु का नाम क्या आता है, गुरु नानक। तो गुरु नानक ने ये एक आपके गुरुद्वारा या साहिब का निर्माण किया था, जिसका नाम आता है पंजा साहिब। तो ये किस देश में पड़ती है भैया, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था, गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म भी किस देश में हुआ है, पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है तलवंडी, वहीं पे इसका जन्म हुआ है। और पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं करतारपुर, क्या बोलते हैं, करतारपुर में इसकी क्या हुई है, मृत्यु। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक, विपरीत चले जाओ, विपरीत बिल्कुल नीचे चले जाओ, वास्तविक पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह, जबकि सीधा प्रश्न आ जाए सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है गुरु नानक। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के चारों आयोजन स्थलों में, कोई मत बोलना, बस दीपक बोलेगा। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें। लालू यादव भी हमारे बीच में जुड़े हैं। ये ऑप्शन न्यू करके बताओ, पेपर में ले आओ चार। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के चारों आयोजन, यानी कि वाराणसी के अंदर आपका आयोजन नहीं होता। याद रखना उज्जैन में होता है। भारत का सबसे बड़ा कुंभ व महाकुंभ का आयोजित किया जाता है मेला, वो किस शहर का है, उज्जैन का। लेकिन कभी भी प्रश्न आ जाए
कि भारत में कुंभ व महाकुंभ का प्रतिशाली मेला कहां भरता है, और ऑप्शन चारों दे देगा आपको, यहां पे भी लिख देगा आपको नासिक। क्या लिख देगा? नासिक। और पूछेगा कि भारत का प्रसिद्ध कुंभ व महाकुंभ का आयोजन कहां पर होता है, तो प्रसिद्ध नाम आ गया ना, तो लेटेस्ट में इसको बताना आपको, उज्जैन को। तो ये उज्जैन कहां पड़ता है आपके, और किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और ये प्रयागराज की बात करेगा तो शिवनाथ कहां पड़ता है ये, और ये किस नदी के किनारे? 3 नदियों के संगम पे। कितनी नदियों के? अगर 3 नदियों के संगम का कोई ऑप्शन है तो तब तो बताना ये 3 नदियां, यमुना, गंगा और एक लुप्त हो चुकी जो वैदिक सभ्यता में बताई गई थी आपके, सरस्वती। लेकिन अकेला एक नदी बोले तो मुख्य नदी गंगा। वहीं पे हरिद्वार की बात करें उत्तराखंड, गंगा नदी बताना है। नासिक की अगर बात करें जाए तो ये आपको याद रखना है कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी के किनारे। तो यानी कि कौन से शहर में कुंभ महाकुंभ का आयोजन नहीं होता? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जहां से नरेंद्र मोदी लोकसभा सीट पे विराजमान है और देश के क्या बने हुए हैं? यूपी है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। इंडिया गेट का डिजाइन डैश ने तैयार किया था? इंडिया गेट, इंडिया गेट की बात कर रहा हूं, गेटवे ऑफ इंडिया की बात आ जाए, दोनों बातें बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछ ले गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, वेरी गुड अर्जन, तेरी बात सही है। ये कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है? इसका निर्माण हुआ था 1911 में। 2 आपके मुख्य अतिथि थे, एक का नाम आता है जॉर्ज पंचम और एक का नाम आता है मैडम मेरी। उनके स्वागत में मुंबई में किया जाता है, और दिल्ली दरबार के अंदर इनके स्वागत में एक सॉन्ग को गाया जाता है जो देश का हमारा क्या बना हुआ है, राष्ट्रीय गान, जन गण मन। क्या चीज? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, आपके सेकंड बताना है, पहला नहीं बताना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। टेंशन नॉलेज जी की हम तो मेरी बांध दूंगा मैं। इंडिया गेट की अगर बात करें तो इसका डिजाइनर की अगर बात करें तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सर एडविन लुटियंस। और इसका निर्माण वर्ष पूछ ले तो क्या बताओगे? 1921। इंडिया गेट पूछे तो 21 बताओगे, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1911 बताओगे। जबकि इंडिया गेट कहां पड़ता है, तो याद रखना ये दिल्ली में पड़ता है। और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, कि हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जितने भी आपके क्या हुए, शहीद हुए, उनको एक दीपक के जलाकर उनको याद करने के लिए बनाया गया। आपको ये याद रखना, आर्मी में कई बार प्रश्न आता है इसका। तो कौन से युद्ध के प्रांत इसको बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और कब बनाया गया था? 1921, याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न है, चपचार कूट किस राज्य का एक त्योहार है? चपचार कूट का मतलब क्या होता है कि वहां के जनजाति लोग क्या होते हैं, अपने आसपास के जंगलों में पेड़ों की सफाई करते हैं और खेती करते हैं। तो पेड़ों की सफाई करके वहां खेती की जाती है, उसको स्थानीय भाषा में झूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम। क्या बोलते हैं भैया? झूमिंग कृषि या झूम। तो झूम का अर्थ होता है कि जंगल को साफ करना, और जंगल को साफ करके त्योहार का आयोजन किया जाता है, उसका नाम है चपचारकूट। और ये चपचारकूट कहां का फेमस है? मिजोरम का। कहां का फेमस है ये? मिजोरम का। ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न में याद रखना, देखो जो ओरनबिल नाम करके त्योहार आएगा ना, वो कहां का है? नागालैंड का है। एक आता है लाई हरोबा नामक त्योहार, वो मणिपुर का, लाई हरोबा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? यहां पे बच्चे क्या होते हैं, जिस प्रकार से हिंदी उच्चारण कैसे मिल रहा है ना, तो कई बच्चे तुक्का मार के कहां चले जाएंगे? केरल में। एसएससी जीडी ने 2016 में इस प्रश्न का उत्तर भी किसको ठहराया था? केरल को, और यह प्राप्त हुआ था। लेकिन इसका राइट उत्तर होगा कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक एक लोक कला है, तो यह याद रखना कहां का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में क्लासिकल डांस का नाम पूछ ले तो भरतनाट्यम। जबकि केरल के क्लासिकल डांस के नाम पूछे तो कथकली और आपके मोहिनी अट्टम। जबकि आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, काला घोड़ा काला उत्सव, क्या प्रश्न है देख लो। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तोते से उड़ेंगे सभी के। काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? 1999 में यह त्योहार की शुरुआत की गई थी, और यह त्योहार फरवरी के पहले शनिवार से लेकर, फरवरी महीने का जो पहला शनिवार आएगा ना, उसके दूसरे रविवार तक यह त्योहार चलता है, लगभग आपके 9 दिन तक। और यह आपके किससे संबंधित है?
यानी कि महाराष्ट्र मुंबई से संबंधित है, यानी कि काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर से संबंधित है। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, लावणी नामक लोक नृत्य किस राज्य से? लावणी नामक, महाराष्ट्र से। और तमाशा भी पूछे तो महाराष्ट्र से। एक बात बताइए, महाराष्ट्र के जो बंबई शहर है उस हाई कोर्ट में कितने राज्य क्षेत्रों का न्यायिक क्षेत्राधिकार है? यानी कि जैसे महाराष्ट्र का एक हाई कोर्ट है जिसे हम बोलते हैं बंबई हाई कोर्ट, क्या बोलते हैं? बंबई हाई कोर्ट में कौन कौन से आसपास के पड़ोसी राज्य या कोई यूटी क्षेत्र अपना क्या कर सकते हैं, क्षेत्राधिकार करते? कितनों का? एक महाराष्ट्र का, एक गोवा का और एक दमन दीप दादरा नगर हवेली, कितनों का ये? उसी प्रकार से हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के हाईकोर्ट का नाम बताइए। तीनों का संयुक्त हाईकोर्ट है जिसका नाम आता है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। क्या नाम आता है? जिसका हेडक्वार्टर, जिसकी जो ऑफिस है, मुख्य भूमि है, वो कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ लिया ना, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लासिकल भाषा नहीं है? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। याद रखना, क्लासिकल भाषाओं की संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी बताओगे? एक संस्कृत बताओगे तो दूसरी क्या बताओगे? कन्नड़। और तीसरी क्या बताओगे? और एक आएगा आपके मलयालम, और एक आएगा आपके तमिल हो गए, तेलुगु, एक दो एक तीन एक चार एक पांच, और एक आएगा आपके उड़िया। कौन सी आएगी भैया? उड़िया। तो सबसे नई जो आपके क्लासिकल लैंग्वेज उसका नाम क्या है? उड़िया। और सबसे पुरानी है उसका नाम है तमिल। तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी बताई मैंने? जबकि याद रखना, भोजपुरी ना तो आपके मान्यता प्राप्त भाषा है, भाषा जरूर है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब गुरुजी किस भाषाओं में इनको शामिल नहीं कर रखा? तो 22 भाषाओं में क्या भोजपुरी शामिल है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या 22 भाषाओं में सर ये तीनों भाषाएं शामिल है? बिल्कुल शामिल है। इन तीनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली हुई है। और याद रखना, ये तीनों भाषाओं को भी मिली हुई है, यानी कि क्लासिकल जो 6 भाषाएं वो 22 भाषाओं में भी शामिल हैं। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी अर्जन? हाँ, 22। और क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भाषाएं तो 6 में से कौन सी नहीं है ऑप्शन में अगर पूछो तो? वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए? प्रश्न ऊट पटांग से प्रश्न देखिए। हिक्की पिक्की और सिद्धि नामक ये एक क्या चीज है, कर्नाटक में यूज होती है? ये कोई भाषाएं हैं या रंगमंच शैली है या डांस शैली है आपके, या संगीत प्रकार है? ये याद रखना, हिक्की और पिक्की और सिद्धि नामक ये कर्नाटक की बोलियां यानी कि भाषाएं में शामिल होती है। किसमें होती है? भाषाएं में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है ये। अगले प्रश्न को देखिए। संगीतकार जाकिर हुसैन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेगा भाई साहब। संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? कल तो एक प्रश्न भी था कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे, और इस बोर्ड के ऊपर 3-4 बार करा रखा है मैंने, और अगर आप बोलो तो स्क्रीनशॉट दिखा दूं मैं। आने से मतलब नहीं है, दिमाग में बिठा के रखना है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि आपको बताना है इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तबला। एक बात बताइए, तबला वाद्य यंत्र का जनक कौन था, जिसे भारत का तोता कहा जाता है, तोता हिंद बोला जाता है? अमीर खुसरो। वीणा का और तबला का वही था। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा आता है? वीणा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। मीनाक्षी, तबला एक ढोलक टाइप का काट के 2 प्रखान बनाए जाते हैं, इस प्रकार टप 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 बजाए जाते हैं आपके। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के कारण एक विख्यात व्यक्ति है? आपने सुना होगा मीनाक्षी मंदिर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है ये पूछ रहा हूं। एक शहर है मुद्रे शहर, कौन सा शहर है? और मुद्रे कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपने? तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है भैया आपके? तो यानी कि मीनाक्षी श्रीनिवासन नामक व्यक्ति किससे जुड़े हुए आपके? भरतनाट्यम। यानी कि राज्य पूछे तो आपको क्या बताना है? तमिलनाडु। कई बार यह प्रश्न आता है कि मीनाक्षी मंदिर किस शहर में? मीनाक्षी मंदिर पूछ लेगा खाली, मीनाक्षी मंदिर नहीं, मंदिर बताना आपको। मदुरै, मदुरै एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, वेगाई नदी के किनारे है। अगले प्रश्न में देखिए क्या है। बिहार की मधुबनी चित्र शैली डैश भी कहते हैं, यानी कि यहां इसे मधुबनी के साथ साथ एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। याद रखना, बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है मिथिला, और मिथिला के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मिथिला
चित्रकारी, मिथिला चित्रकारी किसका नाम है? मधुबनी चित्रशैली। एक आएगा आपके सामने बनी ठनी चित्रशैली, कहां की फेमस है? किशनगढ़ अजमेर राजस्थान की बनी ठनी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, बगुरुबा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है? याद रखना ये बोडो जनजाति का है और ये कहां किया जाता है? असम में। और ये महिलाएं इतनी फेमस हो जाती हैं, ये खुद को एक बटरफ्लाई समझती हैं। क्या समझती है? बटरफ्लाई, यानी कि तितली की फीलिंग लेती हैं, इसलिए इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है आपके। क्या हो गया? बगरू रुब्बा रुम्बा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये प्रश्न बताएगा, ये बताएगा अर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा वो जोड़ा है जो गलत है? एक बात बताइए, इसमें कौन सा समास लगा हुआ है? कौन सा समास लगा हुआ है इसमें? हिंदी का अगर प्रश्न पूछे तो जहां इस प्रकार का सिंबल होता है वहां पे किस प्रकार के समास को काम में लेते हैं? हिंट बता दिया, अब देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो याद रखना, बिहू कहां का है? तो यानी कि बिहार का नहीं है। जबकि लावणी कहां का है? महाराष्ट्र का। लेकिन भंगड़ा पूछे तो पंजाब का। लेकिन घूमर की बात करें तो इस प्रश्न का अपना राइट उत्तर क्या मिलेगा? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखो, द्वंद्व समास बोलते हैं ना जिसे, द्वंद्व। नृत्य और उसके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहां क्या पूछ लिया? उन्हें देख ले, मैं नहीं आ रहे हूं बट तड़े तड़े देखा है थाने, काम की चीज बढ़ाओ तो थे, देखो कौन न्यू मस्ती करवा लियो कितनी। युग्म सही है गोमिरा उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक, सत्रिया मणिपुरम और आपके काली प्याटू कर्नाटक। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? याद रखना, इसमें सही युग्म पूछा आपसे, तो यक्षगान कर्नाटक करूं आपके, या क्लाइरापुर कर्नाटक, या मणिपुर का सत्रिया, और गोमिया आपके उत्तर प्रदेश का। अब बताइए कौन सा सही इसका? यक्षगान। तो यक्षगान कहां का फेमस है भैया? आपको ध्यान देना है, कर्नाटक का। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, सत्रिय असम का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही है? सही नहीं है। अब बताइए, मधुबनी चित्रकारी तंजौर राजस्थान, पटचित्र उड़ीसा, और आपके काल मेथुज तमिलनाडु। ये बताना आपको। अब याद रखना, जो आपके तंजौर राजस्थान है ना, ये तंजौर नहीं है, ये तंजौर कहां मिलेगा आपको? तमिलनाडु। मधुबनी कहां की है? बिहार की है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, सुमेलित यानी कि सही है बिल्कुल? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, और कथक। इस कथक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आधे तय की ध्वनि आती है, कथक। और ये कथक जो नृत्य होता है ये उत्तर प्रदेश, या तो उत्तर प्रदेश बताओगे, अगर उत्तर प्रदेश ना मिले तब आप बताओगे इसको उत्तर भारत। क्या बताओगे? उत्तर भारत। लेकिन यहां प्रश्न में क्या दे दिया? कथकली। ये बात बिल्कुल ठीक है, केरल में होता है। कथकली के साथ साथ याद रखना एक कौन सा? मोहिनी अट्टम। क्या याद रखोगे? मोहिनी अट्टम। उसके बाद में कुचिपुड़ी, और ये कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश में ना होकर ये कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। वहीं पे भरतनाट्यम की अगर बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश में ना होकर ये कहां पे होता? आपके तमिलनाडु में। लेकिन कथक की बात करें ये तमिलनाडु में नहीं होता, कहां होता? आपके तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य किया जाता है? और कुचिपुड़ी का नृत्य का संबंध कहां से है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है ये, लेकिन यहाँ का एक फोल्क डांस है जिसका नाम आता है मटकी नृत्य। कहाँ का है भैया? मटकी नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। एक नृत्य बताइए मुझे, युद्ध नृत्य कहाँ का? युद्ध, और प्लस में मुखोटा, दो नृत्य ये। राजस्थान में भी नहीं है। चार ऑप्शन देता हूं, दूसरा ऑप्शन आपने बोल दिया छत्तीसगढ़ भी नहीं है। अब बोलिए तीसरा। और आंध्र प्रदेश भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है। भारत का सूर्योदय का देश कहा जाता है उसे। यानी कि युद्ध और मुखोटा कहां के लोक नृत्य? आपके अरुणाचल के।
अरुणाचल के। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करेंगे प्रदीप भाई साहब? इस प्रश्न में कौन सा सही करूं? कथनक कोनियो कथकली, ये बात सही है, बाकी तीनों बात के लिए ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अगले प्रश्न में देखिए, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ एक त्योहार है, या जल्लीकट्टू एक खेल है भाई? क्या है एक चीज का ये याद रखना। जल्लीकट्टू में क्या होता है, यहाँ के प्रसिद्ध जो होनहार बैल होते हैं, उन बैलों के सींग पर सिक्कों की पोटली बांध देते हैं और बैलों को मनुष्य के साथ लड़ाई करने के लिए छोड़ देते हैं। लड़ाई नहीं होती कि बैलों के सींग से मनुष्य व्यक्ति क्या करता है, वो पोटली को खोलता है और अपने सिक्के घर ले जाता है। तो ऐसे खेल को क्या बोलते हैं? ये मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो यानी कि ये किस त्योहार से संबंधित है? पोंगल से। किससे भैया? पोंगल से। याद रखना, ओणम नामक जो त्योहार है ये सितंबर और आपके अगस्त और सितंबर में किया जाता है। आपके ये मकर संक्रांति पे नहीं होता। बिहू नामक त्योहार असम में होता है, और हॉर्नबिल नामक जो त्योहार अभी बताया था मैंने आपको, नागालैंड में। कहाँ होता है? नागालैंड, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? तो जल्लीकट्टू क्या है? एक प्रकार का खेल है, और ये खेल किसके साथ खेला जाता है? बैलों के साथ। तो बैलों के सींग पर पैसे बांधे जाते हैं आपके। एक याद रखना, कंबाला। कंबाला एक भैंस प्रतियोगिता है, इसमें भैंसों को दौड़ा जाता है। और ये कंबाला प्रतियोगिता कहां पड़ती है? कर्नाटक में। कहां पड़ती है? तो कंबाला एक खेल है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 है इसी प्रश्न में, तीनों में से देखना है। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? याद रखना, 1989 से लेकर आपके 1990 के बीच में ये परियोजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से निचले स्तर के जो ग्रामीण परिवार है उनको विद्युत का कनेक्शन क्या देना? फ्री देना, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीपीएल बोलते हैं ना आपके, जिसको हम पीले कार्ड में गिनते हैं, जिसको अनाज भी फ्री मिलता है। तो उनको लाइट भी फ्री देना, उनको मीटर भी फ्री देना। तो यानी कि एक कुटीर ज्योति योजना। तो ज्योति से समझ रहे हो आप? प्रकाश हो गया आपके। हाँ, कोटो ही मिला यानी। मैसूर भारतीय मठों के, भारतीय मठ है ये। मठ का मतलब क्या होता है? आज आप जिस प्रकार से इंस्टीट्यूट, संस्थान या कॉलेज, विद्यालयों में पढ़ते हो, तब मठ होते थे आपके, जिसको हम क्या बोलते थे? गुरुकुल बोलते थे। क्या बोलते थे? गुरुकुल। तो इन मठों के अंदर में से कौन सा संदर्भ सही नहीं है? ये बात गलत लिख दी कि मतलब कोई मठ का नाम है, उसकी लोकेशन गलत बता दी। जैसे आपके घूम मठ, ये कहां पड़ता है? क्या जम्मू एंड कश्मीर में? आगे देखते हैं। की नाम का मठ मिलेगा, ये आपको कहां? हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे दिया गया रूप टेक, ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रूम टेक नामक जो मठ है, ये कहां पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है या नहीं पड़ता, ये देखना है आपको। फिर आपके तवांग नामक जो मठ है, ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। सारी बातें ठीक है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में आपके घूम मठ नहीं है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों में, यानी कि ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है ये घूम नामक जो मठ है? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बाकी तीनों मठ इंपोर्टेड है, लेकिन रूम टेक नामक मठ आपको याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये कहां पड़ता है? आपके सिक्किम में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? और याद रखना, केरल के अंदर एक नाव दौड़ हो रही है, और इसके अंदर भैया एक विम्बलडन ट्रॉफी दी जाती है। क्या देती है? विम्बलडन ट्रॉफी। और केरल के अंदर एक झील पड़ती है, इस झील का नाम है बेम्बनाद। बेम्बनाद। तो बेम्बनाद झील भारत की कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और ये किस प्रकार की झील है? लेगुन झील। लेगुन झील का मतलब होता है कोई झील समुद्र या आपके खाड़ी या और आपके सागर के तटों पे बनते हैं, उसको लेगुन बोलते हैं। और लेगुन का पानी कैसा मिलेगा आपको? खारा मिलेगा। और ये भारत की कैसी झील है? सबसे लंबी है, 96 किलोमीटर झील है। और याद रखना, यहाँ एक नौका दौड़ होती है, इसे सर्प नाव दौड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सांप की तरह ये नाव चलती रहती है इधर उधर इधर उधर। इसमें विम्बलडन ट्रॉफी दी जाती है। और ये किस त्योहार पे होती है? जब आपको पता है केरल का त्योहार कौन सा है, ओणम है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? अच्छा, ये एक जना पोंगल बता रहा था। पोंगल कहां होता है? तमिलनाडु में। उगादी नामक जो त्योहार है, ये कहां का है? उगादी नामक।
और ये आपके बिहू नामक त्योहार कहाँ का है? असम का। तो उगादी आप कमेंट करके मुझे अभी बताना ये कहाँ पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। लोसार नामक जो त्योहार है ये कहाँ का है? सिक्किम का। कहाँ का भैया? आपके सिक्किम का। तो लोसार त्योहार कहाँ का है? सिक्किम का। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक कहलाए हैं भाई साहब? क्योंकि 1894 में इस व्यक्ति ने प्रयास बहुत किए कि भारत में एक खुद का भारतीय बैंक होना चाहिए। तो ये याद रखना, आपके पंजाब नेशनल बैंक। और इस पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पूछ सकता है वर्तमान में। वेरी गुड, धन्यवाद। क्योंकि दो बैंक आपने सुने होंगे, एक आता है एसबीआई बैंक, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। और सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई, आरबीआई का भी कहां पड़ता है? जबकि पंजाब नेशनल बैंक के जनक पूछे तो कौन बताओगे? इस लाला लाजपत राय को हम बोलते हैं पंजाब केसरी। और आपके क्या बोला जाता है? आपके नहीं, पंजाब केसरी, और इसे क्या बोलते हैं? शेरे पंजाब आपके। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया? भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? गुवाहाटी असम का एक व्यक्ति है। भारतीय रुपए का जो सिंबल आपने देखा होगा, एक तो इस प्रकार का सिंबल आता है, इस प्रकार का सिंबल आपने देखा होगा, ये तो है अमेरिकन डॉलर। कैसा है? एक इस प्रकार का आपके सिंबल आता है, येन। ये क्या है भैया आपके? और एक इस प्रकार का आपके सिंबल आता है, और एक आपको इस प्रकार का आपको सिंबल मिलेगा। ठीक ना? ये आपके पाउंड है। कैसा ये? और ये आपके यूरोपीय यूरो, यूरोपीय यूरो। ये आपके क्या है? येन है। और ये आपके क्या है? डॉलर है। तो उसी प्रकार भारतीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो मुद्रा के सिंबल दिए गए, तो देश में एक पांचवा और बन गया मुद्रा का सिंबल, जिसका नाम क्या है? रुपा। क्या नाम है? और ये रुपए का जो सिंबल इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अंग्रेजी का रोमर और देवनागरी का यानी कि हिंदी से रह लिया गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी उदय कुमार। और डी उदय कुमार ने जो हमारे प्रतीक का चिन्ह दिया था वो कब दिया था? तो याद रखना, 15 जुलाई, 15 जुलाई 2010 को। असम गुवाहाटी से इसका संबंध पड़ता है, असम गुवाहाटी से। तो डी उदय कुमार को भारतीय मुद्रा के नए सिंबल का क्या माना जाता है? वास्तुकार माना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, स्मार्ट मनी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए उपयोग होता है? स्मार्ट मनी। अब हमारी जेब में स्मार्ट मनी का मतलब हमारे पास स्मार्ट, हम एक्टिव इतने डिजिटल, हमारे पास कार्ड, हम पे पैसा रखने की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो हम निकाल लेते हैं। तो याद रखना, ये एक प्रकार का क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्या कहलाता है? आपके स्मार्ट मनी, जिसको प्लास्टिक मुद्रा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक मुद्रा भी बोला जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? बिल्कुल राइट उत्तर दिया है अर्जन ने कि 15 मार्च 1950 को हमारे क्या बना था? योजना आयोग। लेकिन इसका आपको क्या कर दिया? खत्म करके इसे 1 जनवरी 2015 में बदल दिया, जिसका नाम आता है नीति आयोग। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइए मुझे। तो प्रथम वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। क्या चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये 2025 में पूरा हो जाएगा, 2025 में पूरा हो जाएगा। और 25 के बाद में हमारा आयोग कौन सा आएगा? 16वां। और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया अरविंद पनगड़िया। किसको बना दिया? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। याद रखना, जो नीति आयोग के पहले क्या थे? उपाध्यक्ष, जो अब हमारे 16वें वित्त आयोग के क्या बनेंगे? अध्यक्ष। जबकि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां। और इसके जो आपके अध्यक्ष है वो है केसी नियोगी, सॉरी केसी सिंह, एन के सिंह, सॉरी माफी चाहता हूं, एन के सिंह। आपको ध्यान देना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अंदर 5 आपके सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ये प्रश्न सारे विद्यार्थी जोर देंगे। क्यों कौन सही? ये न प्रश्न के दे रखे है, प्रश्न तो आराम पड़े। अब दे जोर। वेरी गुड। क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना आई वह 1951 साल कब चाली, यानी कि ये बात सही है। और क्या साल की हो पंचवर्षीय नाम पता चलो 5। फिर मैं बाद में क्या कहा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलेगी? 1956 से लेकर कब तक चलेगी? 1961 तक। फिर तीसरी कब चलेगी आपके? 1961 से लेकर। अब हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस समय तो हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना चली है? तो ए ही है आपका उत्तर, राइट है। मेरी गलती होगी, ए ही बताओ। मैं प्रश्न नहीं जांच कराने खातर, क्योंकि प्रश्न पूरा कौन पढ़ो मैं, ये नहीं पढ़ो कि पहली पहली कौन है, पांचवी है। मैं समय देखनो थार खातर हूं यार, मैं मेरे खातर को नहीं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स नामक पुस्तक से रिलेटेड? आपके मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स किससे संबंधित? आपके दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या लाई हरोबा? और ये लाई हरोबा नामक त्योहार कहां का है? मणिपुर का। यही का ये उत्तर है। तो मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स नामक जो है ये किससे संबंधित? आपके लाई हरोबा। और ये लाई हरोबा आपके किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? यानी कि नहीं, ये नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन पूछा इसने। अब देखो, गुड्डी पौड़ा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार या दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल? वेरी गुड। क्योंकि बैसाखी नामक त्योहार उत्तर प्रदेश का थोड़ी है, सिखों का ये। और सिख कहां के भैया? पंजाब। तो इसका राइट उत्तर अपना क्या हो जाए? गलत उत्तर ढूंढना था, तो उत्तर हो गया आपके बी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए। उदागी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? उदागी। अच्छा प्रश्न है ये उदागी, थोड़ी देर पहले भी पूछा था मैंने आपसे। हाँ, उगादी। तो याद रखना, उगादी तेलुगु भाषा से रिलेटेड त्योहार है। चैत्र माह या तेलुगु का जो नववर्ष होता है तब मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित? आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपके। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, आराम से पढ़ना, दो राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हालांकि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ नहीं बना था, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बना था। जबकि अगर प्रश्न आ जाए छत्तीसगढ़ किससे बना था? मध्य प्रदेश से। तो क्या दिया गया? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ त्योहार में कृषि पूजा होती है। क्या होती है? अब कृषि पूजा करने के लिए उनके जो आपके औजार हैं उनकी क्या की जाती है? यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये संबंधित किससे, ये बताइए। आपके उस त्योहार का नाम बताना है, क्योंकि वो त्योहार इन्हीं क्षेत्रों में मनाया जाता है। उनके किसानों की, उनके बैलों की पूजा की जाती है। तो याद रखना, जो आपके गंगा दशहरा नामक त्योहार है ये आपके उत्तर प्रदेश से। किससे ये? तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा वो आपके क्या होगा? पोला त्योहार। तो पोला त्योहार आपके धूमधाम ज्यादातर आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो दारू का सेवन होता है वो भी किस राज्य में होता है? सारो ज्यादा पुआ उरे पिए जाए, सबसे ज्यादा दारू पी जाती है भारत में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। प्रश्न में दिया गया कि मेरे प्रयोग सत्य के साथ नामक एक उपन्यास लिखा गया, एक नोवेल लिखा गया। ये व्यक्ति है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपने? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन मिलेंगे आपको? यानी कि भारत की खोज नामक जो एक उपन्यास लिखा है वो किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे आपके गीतांजलि पुस्तक की बात कर ले तो हाँ, पोस्ट ऑफिस चित्रा इन्हीं की आती है। अगले प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग आपके प्रोमिनेंट लीडर, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, यानी कि पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई टाइम, पुस्तक लिखी है? जो दिल्ली की पहली महिला क्या बनी थी? सीएम बनी थी। महिला पूछ रहा हूं, ये आदमी है। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। रिपब्लिक नामक पुस्तक,
रिपब्लिक का मतलब होता है न्याय क्षेत्र, ठीक ना, न्याय क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है। अरस्तु के शिष्य रहे हैं ये, नाम आता है प्लूटो। क्या आता है? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ए ऑप्शन प्लूटो। ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस पुस्तक का जो विमोचन है ये 2020 में हमारे देश के हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री ने इसका विमोचन किया था पुस्तक का। इसने प्रकाशित कराई थी। ये पुस्तक इतनी है और बढ़िया पुस्तक है। उसका नाम आता है आपके कर्म योद्धा। तो कर्म योद्धा नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? तो आपका राइट उत्तर हो जाए जीवन पर लिखा गया, जीवन पे लिखा गया, तो राइट उत्तर होगा आपके। और इस पुस्तक का विमोचन कब किया गया था? 2020 में। और किसने किया था? गृह मंत्री ने। लेकिन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राइटर एक बार गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा आप कोशिश करना, मुझे ध्यान नहीं है। अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिए गए। संजय बारू, अच्छा प्रश्न है। संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है दोस्तों? संजय बारू, तो याद रखना द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि ये पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है, जो देश के क्या रहे हैं आपके पहले सिख प्रधानमंत्री, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। और किसने लिखी है? संजय बारू। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि संजय बारू के द्वारा लिखी गई पुस्तक द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर किस प्रधानमंत्री के ऊपर आधारित है? ये तो मनमोहन सिंह के ऊपर। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे हम? ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट। द इकाबोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? लिखा है इकाबोग। इकाबोग तो बताना आपके। जेके रोलिंग। और जेके रोलिंग ने एक पुस्तक लिखी है, उसका और बता दो। जो एक चश्मे वाला बंदा था उसके ऊपर 6 चैप्टर मूवी बनी हुई है। लड़का सा था, यंग लड़का सा। उस मूवी में देखा होगा, एक वो झाड़ू के ऊपर बैठता था, उड़ता रहता था। एक उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी। 6 चैप्टर बने उसके ऊपर। चश्मा लगाता था, व्हाइट कलर, छोटा सा यंग, बता दिया, झाड़ू लेके उड़ता रहता था। हैरी पॉटर सुना होगा आपने। तो हैरी पॉटर पर्सन भी आ रखा है। जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हैरी पॉटर भी है। और कौन सी है? द इकाबोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जेके। आप मूवी नहीं देखी होगी, सॉरी मूवी नहीं देखी होगी आपने, देखना, कई दिन लग जाएंगे आपको, बहुत बढ़िया। ये लास्ट पर्सन है। माइंड मास्टर आपके विनिंग द लेसन फॉर ए चैंपियन लाइफ। माइंड मास्टर विनिंग लेंस फॉर ए चैंपियन लाइफ नामक जो आत्मकथा है ये किसके ऊपर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है ये? तो यानी कि विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है? ग्रेड मास्टर बोला जाता है इसको। किस खेल से? ये जिसे देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1992 में। वेरी गुड, धन्यवाद। चेस यानी कि शतरंज से। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।